नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स पे। आज अपन एक नई टाइटल शुरू कर रहे हैं। ये जो आपके रिट की जो वैकेंसी आई हुई है 2020 में, जो वैकेंसी आई है फिर 2021 के लिए, उसका अपन क्या करेंगे, आज के पहले जितनी भी वैकेंसी रिट के द्वारा हुई है उनका सभी का मॉडल पेपर अपन जो सोल्व पेपर है ना प्रीवियस ईयर का, वो अपन सोल्व करेंगे। आज मैं आपको जो पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूँ वो 2015 का, और मैं लूंगा आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर है ना। हर एक वीडियो में आपको हर एक पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो अपन बिना किसी बात के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो रिट 2015 में जो क्वेश्चन नंबर पहला आया था, देखो क्वेश्चन आपको अगर आपको पीडीएफ चैनल में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा अपनी ना, वहां से आप पेपर की पीडीएफ देख सकते हो और अभी बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपका जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, ऐसे कुछ आकृति थी। ठीक है, इसमें उसने दे रखा था ए, ये बी, सी, डी और यहाँ पे था ई पॉइंट। ऐसे कुछ आकृति थी और उसने साथ में क्या कुछ चीजें दे रखी थी। वो क्या दे रखा था, उसने दे रखा कोण बी ए सी। तो देखो कोण बी ए सी कौन सा होगा, बी ए सी। इसकी जो वैल्यू दे रखी थी उसने वो दे रखी थी 30 डिग्री। उसके बाद में उसने एक चीज और दे दी थी, कोण ए बी सी बराबर 50 डिग्री। तो बताओ कोण ए बी सी कौन सा होगा, ये वाला कितना दिया उसने 50 डिग्री। और कोण बी ए सी ये वाला कितना दिया उसने 30 डिग्री। अच्छा, तो उसने आपसे पूछा क्या था, कोण सी डी ई इसके बराबर उसने दिया है, कितना दिया 25 डिग्री। भाई उसने एक मान और दिया, कोण सी डी ई मतलब सी डी ई इसकी वैल्यू उसने कितनी दे दी 25 डिग्री। और आपसे पूछा है ये वाला कोण, ये वाला कोण आपको याद करना है कि कोण ए ई डी बराबर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है, उनमें से आप चूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कुछ बातें याद रखनी कि कोई भी त्रिभुज होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। अपने को ये जो आकृति है उसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, दो त्रिभुज। चलो मैं आपको ऑप्शन भी बोर्ड पे लिख देता हूँ। इसका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दिया है 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वह दिया है इसने 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो सी है वो दिया है इसने 75 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी वो दिया उसने 95 डिग्री। ये आपको उसने ऑप्शन दिया है पूरा ना। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहला काम ये करेंगे, देखो इसमें दो त्रिभुज है, एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, अपन थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि ये त्रिभुज कुछ है नहीं, अपने पास आकर यही है ए बी सी है। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 30 डिग्री और ये 50 डिग्री, ये दोनों मिलके कितने हैं 80 डिग्री। लेकिन इस त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया 100 डिग्री। कितना हो गया 100 डिग्री। अब अगर एक चीज कोई सरल रेखा है, जैसे अपने पास में ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा के ऊपर कितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो अपने पास ये भी एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा के ऊपर कितने कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का कोणों का जो योग है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को तो 100 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 80 डिग्री। कितना हो गया 80 डिग्री। देखो ये दोनों जो वैल्यू अपने फाइंड करे भाई ना, ये 100 कहां से है, दो कोणों का 80 है तो तीन कोणों कितना होना चाहिए 180। तो इस त्रिभुज से त्रिभुज ए बी सी से ये कोण 100 डिग्री आ गया। अगर ये 100 हो तो इस रेखा के ऊपर बने कोण 180 होना चाहिए। कितना हो गया 80। अब बात करते हैं त्रिभुज की ई डी और सी की। ये भी एक त्रिभुज है, इसके भी तीनों कोणों का कितना होना चाहिए 180। तो 180 होना चाहिए। तो एक चीज तो ये वाला कितना कोण है 80, ये वाला कितना है 25। तो 80 और 25 कितना 105। अगर ये 105 है तो अपने पास में ये वाला कोण कितना होगा 75। कितना जाएगा 75। अच्छा, अब आप अपने जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि अपने पास जैसे 75 आते हैं भाई, ये ई पॉइंट है ना, जैसे 75 आते हैं और अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में 75 के ऊपर क्या कर देते हैं क्लिक कर देते हैं, जो कि आपका आंसर क्या होता है गलत होता है। क्या होता है गलत होता है, क्योंकि अपने को ये वाला कोण थोड़ी पूछा है, अपने को तो ये 12 वाला कोण पूछा है। तो ये कोण क्या होगा, देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा, इसके ऊपर बना कोण होगा कितना होगा 180 डिग्री। और इसके ऊपर दो कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं दो कोण। कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जब 75 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस 75 बोले तो 105 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको जरूरी बात है ये याद रखनी थी
कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों को कितना होता है 180 डिग्री। अगर आपको ये दो बात आती है तो आप इस क्वेश्चन को बेहद ही आसान तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था मात्र और मात्र विदिन 5 से 10 सेकंड का था, आपको मैंने अच्छे से समझा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास में से है कि दो रेखा है, ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी आपके पास में दो रेखा है, ठीक है। उसने ये और ये उनका जहां काट रहे उस पॉइंट को ओ नाम दिया, उसने क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। और क्वेश्चन में दिया है भाई ए ओ सी का जो कोण है वो कितना है 50 डिग्री, और पूछा है बी ओ सी बराबर क्या होगा। बेहद ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एक लाइन पता है कि भाई एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये वाला कोण, अगर ये एक रेखा है इसके ऊपर एक कोण तो ये बना जो कितना 50 डिग्री, दूसरा कोण ये बना तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री बोले तो 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना, रिटन में बेहद इजी तरीके से क्वेश्चन पूछे थे केवल 2 पॉइंट के ऊपर कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चालू कर। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, देखो आयत है, ये अपना क्या है आयत है, इसका जो विकर्ण है ना ये वाली चीज, वो विकर्ण बोल रहा है कितना है 17 मीटर है। कितना मीटर है 17 मीटर है। और उसने जो परिमाप दिया है, मतलब ये बाउंड्री है ना ए बी सी और डी, ये इसका जो परिमाप है ना, उसने परिमाप वो बोल रहा है, परिमाप दिया वो कितना दिया उसने 46 मीटर दिया है। कितना दिया परिमाप 46 मीटर दिया है। तो वो पूछ रहा है कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो खेत का क्षेत्रफल निकालने का तरीका अपन लगाते हैं। इसमें सबसे पहले अपने को उसने विकर्ण दिया है, तो सब शुरू क्या करेंगे, देखो ये अपनी क्या है भुजा है, भुजा इसको एक को अक्ष मान लो, ये अक्ष होगी और ये क्या हो गई वाई हो गई, एक्स और वाई क्या होगी भुजा हो गई। अपन देखो सबसे पहले इसको देखो बेसिक से समझा, तो उसके बाद आपको मेथड होता है, ऐसे मेथड तो शानदार होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो अगर बात करें विकर्ण का क्षेत्रफल, देखो छोटी छोटी चीजें जो आप अच्छे से समझ सकते हो, इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। जो ऑप्शन है 112 मीटर स्क्वायर, बी है 120, सी है 132, डी है 289, ठीक है। ये आपके इसके ऑप्शन है, सारे वर्ग स्क्वायर में वो मीटर में स्क्वायर में ना भाई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वर्ग का विकर्ण क्या होता है कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है विकर्ण स्क्वायर। तो इसका क्या ले लेंगे रूट बराबर विकर्ण। जो अक्ष है जो लंबाई है ये यहाँ लिख देते, तो अक्ष अपने क्या मानी है लंबाई मानी है, वाई है जो चौड़ाई मानी है मैंने ना, ठीक है भाई। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो विकर्ण और विकर्ण बराबर कितना वैल्यू दी उसने 17। अगर मैं इस तरफ और इस तरफ स्क्वायर करता हूँ तो इधर तो क्या हो जाएगा मेरे पास में अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289। तो मेरे पास में जो पहली समीकरण आई अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289, कितना आ गया अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया 1। देखो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे अपन इसे फटाफट सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कर दिया। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि जो परिमाप है वो कितना दिया है 46। तो परिमाप क्या होता है, जो वर्ग का जो आयत का जो परिमाप होता है ना, अपन परिमाप की बात करें, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखना लंबाई अपने पास अक्ष है और चौड़ाई क्या है, तो अपने पास क्या हो जाएगा 46 बराबर 2 कोष्टक अक्ष प्लस वाई। देखो इस 2 से ये कटा 23 बार, 23 बार, तो अपने पास क्या आ गया कि अक्ष प्लस वाई बराबर जो आ गया 23 आ गया। अक्ष प्लस वाई बराबर क्या आ गया 23 आ गया। तो इसको दे दिया समीकरण 2 नाम। अब देखो परिमाप विकर्ण से तो क्या प्राप्त हो अपने को कि अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 289, और परिमाप से क्या प्राप्त होगा कि x प्लस वाई बराबर 23। अब अपने को क्या पूछा उसने क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो एक बार के मैं आपके जो ऑप्शन है इधर से ऑप्शन 18 और आगे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसने अगर ये पूछा है तो अपन सीधे इसका काम करेंगे। एक बार इधर विजिबल होगा शायद, अगर नहीं है तो मैं एक काम करें 1 मिनट के लिए डायग्राम में जो ऐसे कैसे हटा रहा हूँ और ऊपर आपको समझा देता हूँ ना। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं x प्लस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता, होता है।
x प्लस वाई की जो वैल्यू उसने 23 दिया, कितना दिया 23, तो यहाँ पे मैंने 23 का स्क्वायर लिखा बराबर x प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हो कितना दिया उसने 289, 289 प्लस 2ab, देखो ये 289 है, इधर 23 का स्क्वायर 529 आ जाएगा, तो 529 माइनस 289 बराबर 2ab, तो इधर मेरे सामने क्या आ जाएगा 240 बराबर 2ab, तो ab बराबर क्या आ गया, ओ सॉरी मैं ab ले लेना, एक्स वाई होगा, एक्स वाई तो इधर भी क्या होगा 2xy, तो xy बराबर क्या आ जाएगा 240 बटा 2 बोले तो 120। अच्छा x और y क्या थी, x तो क्या थी लंबाई और y क्या थी चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, तो यही तो पूछा था आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 120, तो आपका ऑप्शन में 120 नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब इसको मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते थे बहुत ही इजी तरीके से, इतना मेथड करने की जरूरत ही नहीं थी, तो वो तरीका क्या है देखो, ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप उतार सकते हो रो करके, लेकिन अब जो इसका जो तरीका बता रहा हूँ वो देखो आप ना कैसे क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ ना, देखो बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं ना। एक चीज बताओ मेरे को कि भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर, क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर, देखना ऑप्शन से कैसे क्लिक करेंगे, कैसे अंदाज लगाएंगे आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगर बात करूं मैं परिमाप दे रहा है तो परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप होता है, और अगर मैं परिमाप में अगर 2 का भाग दे दूं तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप। तो अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण उसने दिया था 17, कितना दिया था 17, तो 17 का स्क्वायर तो किसके बराबर हो जाएगा, परिमाप की बात करो तो परिमाप 46 बटा 2 बोले तो 23 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास में लंबाई और चौड़ाई ऐसी संख्या मानी है जिनका योग तो हो 23, योग तो 23 हो और उनके वर्गों को कितना 27, तो देखो ट्रिपलेट बन जाएगा 17 का, क्या बन जाएगा 17 का ट्रिपलेट, और 17 का ट्रिपलेट किससे बनेगा 17 का जो ट्रिपलेट बनेगा वो 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, तो 289 तो एक तो 15 का स्क्वायर, एक तो 15 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 289 हो जाएगा, तो 15 और 8 क्या बन गए ट्रिपलेट, मतलब ये तो होगी आपकी लंबाई और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 गुणा 8 बोले तो 120, डायरेक्ट ही आप क्लिक कर सकते थे 120, ठीक है। आगे शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है वह आपको क्वेश्चन पूछा था त्रिभुज से, और एक चीज कंफर्म ध्यान है ना, त्रिभुज से आगे आपके हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो किसके ऊपर है त्रिभुज की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है फिर मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें भाई आज अपन है ना, एक त्रिभुज है ठीक है। अब वो त्रिभुज की डेफिनेशन आपने भी ये पढ़ी कि भाई त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, बिल्कुल 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है त्रिभुज कहलाती है। लेकिन उसके साथ साथ अपने को 2-3 बातें और पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी, कि एक बात तो ये कि दो त्रिभुज की 2 भुजा, अगर मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, इसको सी मान रहा हूँ, मतलब 2 भुजाओं का योग 30 से अधिक होना चाहिए। पहले चीज क्या होनी चाहिए कि 2 भुजाओं का योग, जैसे ए प्लस बी का अगर मैं जोड़ सम करता हूँ तो ये दोनों का योग अधिक होना चाहिए, किससे सी से होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बी प्लस सी की तो इनका जो योग है वह ए से अधिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सी प्लस ए की तो इनका जो सम है वह किससे अधिक होना चाहिए, बी से अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी बात क्या है, ये थी कि एक ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी त्रिभुज की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 2 भुजाओं का अंतर, जैसे ए माइनस बी छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से, मतलब 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। देखो ए माइनस बी इन दोनों का अंतर सी से कम होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बी माइनस सी तो ये भी कम होना चाहिए किससे, ए से। अगर बात करूँ सी माइनस ए तो ये कम होना चाहिए किससे, बी से। मतलब ये तो क्या हो गई त्रिभुज की 2 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, पहले तो ये कि 2 भुजाओं का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए, जबकि 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए। जैसे अगर ये आपका अक्ष है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, तो देखो कोण अक्ष प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड इक्वल के क्या होना चाहिए 180 डिग्री। मतलब तीनों कोणों का कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी अगर कोई त्रिभुज फॉलो करता है तो वह त्रिभुज होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं होगा। तो इसी के बेस पे आपसे जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये पूछा गया है कि भाई निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी बात सही है।
तो इसमें क्वेश्चन ये था आपके सामने, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा होता है। क्वेश्चन ये था किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा होता है। ऑप्शन में था कि दो भुजाओं को तीसरे से अधिक होता है, तीसरे से कम होता है, तीसरे के समान होता है, निम्न में से कोई नहीं। ये आपके सामने चार प्रकार के ऑप्शन थे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि तीसरी भुजा से अधिक होता है। दो भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से अधिक। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्या पूछा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है एक अच्छे से लॉजिक पे ध्यान। आपको एक लॉजिक है, पहले समझाना चाहता हूँ ना। ठीक है, आपके सामने क्षेत्रफल के अंदर घन हो, घनाभ हो, भुजा किसी आयत की हो या फिर किसी वृत्त की त्रिज्या हो या फिर कोई वृत्त की भुजा हो। ठीक है, इन सभी के लिए आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ मैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, रेशो के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके सामने भुजा का अनुपात दे, किसका अनुपात है? भुजा का अनुपात। ठीक है भाई, दो जैसे कोई वर्ग हो, ठीक है, या फिर दो आयत हो या फिर दो उनके क्या हो, अपने दो घन हो या दो घनाभ हो, अगर उनकी भुजाओं का अनुपात दे, ठीक है, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात दे, तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले भाई रेशो ऑफ साइड्स है ना, साइड्स का रेशो है। तो उस टाइम क्या करें, देखो सपोज करो कोई त्रिभुज है या फिर कोई वर्ग है, दो वर्ग है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? ए अनुपात बी है। क्या है? ए अनुपात बी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ए रेशो बी है। दो वर्ग है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? दो ए रेशो बी है। अब देखना बात यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इनके जो क्षेत्रफल होंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या माना है मेरी, अब देखो भुजा है, अनुपात, भुजा का अनुपात क्या, किस किस की भुजा का अनुपात? दो त्रिभुज, दो वर्ग या फिर दो आयत या फिर घन या फिर घनाभ। ठीक है, या फिर आपके सामने वृत्त हो, भाई वृत्त की तो त्रिज्या होगी ना। आपके सामने दो, कोई भी दो त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, घनाभ हो, घन हो, ठीक है, कोई भी हो, इनके अगर भुजाओं का अनुपात देता तो उनके क्षेत्रफल का यदि भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। अगर बात करें आयतन की, किसकी? आयतन की, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? ए क्यूब अपॉन अनुपात बी क्यूब। ठीक है, सबसे पहले क्या ध्यान रखना? क्षेत्रफल, वो सॉरी भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात और आयतन का अनुपात। इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। यदि कोई भुजा है जिसकी लेंथ दी जाती है तो हमेशा नॉर्मल दी जाती है, जैसे 10 सेमी, 10 मीटर, 20 सेमी, 20 मीटर ऐसा दी जाती है। ठीक है, अगर उसका क्षेत्रफल बताया जाएगा तो क्या बताएंगे? 10 वर्ग सेमी, 10 वर्ग मीटर। मतलब जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वह क्या होती है? स्क्वायर में होती है। आयतन की बात हो तो आयतन क्या करते हैं? किसी होते घन में होती है, क्यूब में होती है। और जो अपनी लेंथ होती है जिसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? इसमें नॉर्मल जो सेंटीमीटर उन्हीं में होती है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि घात के अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये है कि दो घन है जिनका आयतनों का अनुपात, मतलब आयतनों का अनुपात क्या दिया है उसने? 27:64। यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात 27:64 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले अपने को अगर यहाँ से यहाँ पर आना है, मतलब अगर भुजाओं का अनुपात निकालना तो इनका क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे। तो बोलो 27 का क्यूब कितना हुआ? 3 हुआ। और क्षेत्रफल 64 का क्यूब कितना हुआ? 4 हुआ। मतलब भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। दो घनों की भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो अब देखो 3:4 क्षेत्रफल कितना हुआ? स्क्वायर कर दो इसका, तो 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और इधर कितना? 16। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 9:16। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो ये था आपके सामने अनुपात के ऊपर। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर भुजा का अनुपात आप रूट सिंपल निकालो, अगर बात करें क्षेत्रफल का तो स्क्वायर, अगर बात करें आयतन का तो क्यूब। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की है ना। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट मार लो। हो गया भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला है, जो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्वेश्चन नोट करके आपके लिए पीडीएफ बना रखी है, पीडीएफ से निकाल के लाया हुआ है सारे के सारे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसके लिए उसने ऑप्शन दिया। ऑप्शन आपके सामने यहाँ भी छप जाएंगे। ठीक है भाई, मैं बोर्ड में भी लिख रहा हूँ, a - b², ठीक है,
बड़ा या बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई यहाँ भी माइनस ही है ना, ये बी था अपने। ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर था ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चार ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही सही कर सकते हो कि आंसर नंबर सी इसका होगा अपना सही। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करें बीजगणित की तो बीजगणित के स्टार्टिंग में आपके सामने दो सरल समीकरण बताए जाते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन बताए जाते हैं। वो दो कौन कौन सी है? पहली चीज आपको ये बताई जाती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक चीज तो आपको ये रटाई जाती है अच्छे से। ठीक है, अगर दूसरी बात करूं मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होते हैं आपके सर्व समीकरण दो, जो आपके जब भी बीजगणित स्टार्ट होता है उसमें पहले ही ये बताए जाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट ही पूछ लेता उसमें, तो आप डायरेक्ट ही क्लिक कर सकते थे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अगला शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 3 की पावर 98, 3 की पावर 98 को किससे 5 से भाग देने पर, देखो क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, और 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? शेषफल पूछा है, रिमाइंडर क्या बचेगा इसका। ठीक है, तो देखो इसका भी करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो कभी भी होता क्या है कि हमें किसी भी चीज अगर मैं घात की इकाई अंक की बात करूँ तो इकाई अंक हमेशा चौथी घात पर वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है, कैसे देखना एक बार, है ना, थोड़ा बेसिक से बताऊं भाई ना। अगर ये पेपर के आपके 20 क्वेश्चन, अगर इनको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराना हो तो 10 मिनट का पेपर आपको, ओनली फॉर 10 मिनट का। ठीक है, लेकिन उससे बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। कम से कम मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा, घंटे भर का टाइम जरूर लूंगा, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन वापस आएंगे तो आप आराम से सही कर दोगे इन्हें। ठीक है, कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो उनका एक्सप्लेन में बता देता हूँ कैसे क्या रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करते ना, एक चीज नोट करते रहना आप ना, 3 की पावर 1 कितना आ गया? 3 आ गया। 3 की पावर 2 9 आ गया। 3 की पावर 3 27 आ गया। 3 की पावर 4 81 आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 की पावर 5 की, अब एक चीज यहाँ पे आके आप एक चीज सोचो, ये वाली चीज यहाँ भी 3 है, यहाँ भी कितने 3 है। अगर मैं 3 की पावर 6 की बात करता हूँ, कितने की भाई? 3 की पावर 6 की बात करता हूँ तो अपने पास में आ जाएगा 729। ये वाली चीज 9 आ गई, इधर भी क्या 9। तो आप एक चीज ये नोट नहीं करे कि भाई हर चौथी घात के बाद, हर चौथी घात के बाद जो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टार्टिंग का जो इकाई अंक है ना भाई, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास संख्या दी गई ना भाई, इसको अपन क्या करेंगे? 4 के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। वो कैसे, देखो मैं बताओ। अच्छा, 98 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 96 तो पूरा पूरा जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 96.3, 3 की पावर, क्यों? क्योंकि तो अगर आधार समान है तो घातों क्या लिख सकते हैं? योग हो जाता है। तो 3 की पावर 98 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 5 का भाग दे सकता हूँ। ठीक है ना भाई, अब देखो इसको भी देखने में और भी अच्छी तरह तोड़ सकता हूँ। ये 4 का कॉम्बिनेशन बैठेगा यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसी चीज को यहाँ भी लिख रहा हूँ, 3 की पावर 4 की पावर 24 नोट 3 का स्क्वायर बटा 5। भाई ये चीज भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट जैसे हटेगा, गुना हो गया आपस में, तो 24 तो कितना हुआ? 96। एडिट वो की वो बात है, इसके जगह मैंने कुछ छेड़ा नहीं। ठीक है, अच्छा आपको इतना तो पता है कि भाई हर चौथे अंक के बाद में रिपीट होना है, तो इस 24 का कोई मतलब रहा ही नहीं। डायरेक्ट 3 की पावर कितने आ गई? 81। इसको तोड़ दो आप, रखो चको यहाँ से हटा दो, बची गया 81 है। इधर तो आ गया 81, और इधर कितना आ गया 9 बटन कितना 5। अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर यहाँ से देखूं तो देखो अपन बात करें शेषफल की, भाई कितना शेषफल बचेगा? भागफल नहीं ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना है। अगर मैं 81 में 5 का भाग दूंगा तो 16 पंजे 80, और बचा कितना 1।
अगर मैं 9 में 5 का भाग दूंगा तो 5 एकम 5 बचे कितने 4, तो 1 गुणा 4 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। भाई 3 की पावर 98 में 5 का भाग दो कितना शेषफल बचेगा 4 शेषफल बचेगा। दोस्तों अगर ये वाली चीज आपको अगर अच्छे से डिटेल में समझनी है तो मेरा रिमाइंडर थ्योरम के नाम से एक वीडियो डाला हुआ संख्या पत्ती कंप्लीट संख्या पत्ती सरलीकरण का डाले हुए 10 वीडियो, अगर आप वो देखोगे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे सोल्व कर सकोगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने जो अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है सरलीकरण का। जैसे कोई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए थे। ये पेपर की बात करूं, रिट साइंस मैथ वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, साइंस होगी 2015 का पेपर है। ठीक है भाई, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सी बात है कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका तो मान के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि 4 माइनस इसका पूरे का मान कितना आ गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो 9 प्लस 1 प्लस 3। देखो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गई, अब सारे प्लस प्लस के बचे 9 और 3 12 12 कितना हो 16। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है भाई, इसमें कुछ करने की बात नहीं थी, बस एक यही चीज था कंफ्यूज वाला भाई। इसको अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो क्या आ जाए 1 होता है। यहाँ पे नोट करा के लिख देता भाई 1 की पावर 0 इक्वल क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1। या स्टार लगा के डालो भाई, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी इजी था, हलवा था एकदम। अगर आप किसी की लैंग्वेज पहचान सकते हो तो आराम से इसका काम कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दाही के बराबर क्या होगा। तो एक चीज बताओ, देखना इसकी लैंग्वेज समझना। 1000 के कितने बिंदु लगाते हो आप 3, तो क्या बोल रहा है सबसे पहले 10,000, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 10 और 1000 के बिंदु कितने 3 1 2 3 हो गया प्लस। ठीक है भाई, अब क्या लगा दे प्लस लगा दे हमने। फिर बोला 10 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है 1। पहले तो क्या लिखेंगे 10 गुना इकाई का मतलब क्या हुआ 1, 10 इकाई हो गई। तो 10 इकाई 10 गुना 1 को मैं डायरेक्ट 10 भी तो लिख सकता हूं। हो गया काम यहाँ पे खत्म। देखो आपको शुरू से मैं गुणे वाले खेल में लेके चलता हूं, उसको ऐसे हटा देंगे भाई। 10,000 बोलो तो 10 की जगह 10 और गुना में 1000, 10,000 हो गया। ठीक है, प्लस फिर बोल रहा है 10 इकाई, 10 की जगह 10 गुना 1 इकाई का मतलब 1 हुआ, लगा दे मैंने 1 प्लस। उसके बाद में वो बोल रहा है 10 दहाई, तो 10 की जगह 10 और दहाई का मतलब क्या होता है 10। भाई इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, दो सेकंड स्थान पे आ रहा है और सेकंड का मतलब 100, 100 के मतलब थर्ड स्थान पे आ रहा है और 1000 का मतलब फोर्थ स्थान पे आएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे दहाई का मतलब 10। इनका योग पूछा आपसे तो आप खुद ही बता दो बच्चों वाले क्वेश्चन है कि नहीं है। तो 10,000 इधर से जोड़ेंगे 10, आगे से आएंगे 100, सम करेंगे 0 1 1 0 1, 10,110। ऑप्शन कौन सा था आपके सामने, ऑप्शन था 10,110 ए ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन रिट 2015 में पूछेगी जो भी साइंस में तो वालों के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, अगर आपके किसी के पास अगर फर्स्ट लेवल रिट फर्स्ट लेवल अगर किसी के पास पेपर हो तो मेरे को वो भी फॉरवर्ड करना है, उसके लिए मैं आपके लिए पेपर का वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। देखना अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन देखो, अगर आपको ऐसा लगे फास्ट पढ़ा रहे हैं तो कहीं पर भी जैसे क्वेश्चन खत्म आप स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट में लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना आप ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है कि 10 मिनट में, देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर, भाई 10 दिन में जितनी मिनट होती है उनके बराबर कितने घंटों की सेकंड होगी, कितने घंटों की सेकंड होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो देखो सबसे पहले 10 दिन, देखा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 की जगह 10 दिन की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे आते हैं 24 घंटे। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपके घंटे। अब बात करें एक घंटे में कितने मिनट होती है तो आप बोलोगे 60 मिनट, तो ये तो हो गया 60। ठीक है भाई, ये तो कहानी उसने दी है। 10 दिन में जितने घंटे होते हैं वो कितने आगे, 10 दिन में जितने मिनट होते हैं वो कितने 10 गुना 24 से तो घंटे होते हैं और मिनट कितने होंगे 10 गुना 24 गुना करके 60 से, ये हो गई टोटल मिनट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि निम्न घंटों की सेकंडों की संख्या, कितने घंटों की सेकंडों की संख्या बराबर होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर बात करूं मैं एक घंटे की, एक घंटे में कितने सेकंड होगी, एक की जगह एक,
अगर 1 घंटे में मिनट कितनी होगी, सबसे पहले बोलेंगे 60 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड। तो टोटल 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होगी, 3600 सेकंड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 घंटा बराबर कितनी होगी, 3600 सेकंड। आई बात समझ में, 1 घंटे में कितने सेकंड होगी, 3600। अब देखो पूछा क्या है कि 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर, 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर निम्न में से कितने घंटों की सेकंडों की संख्या बराबर होगी। तो अपन क्या करेंगे, 3600 का एज इट इज भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या होगा अपने पास में भाई, 10 गुणा 24 गुणा 60 बटे में 3600। देखो इज्जत के साथ काम करेंगे इसका। देखो कैसे करेंगे भाई, बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु, खत्म काम। 6 एकम 6, 6 चौके और 6 संख्या 36, ऊपर बच गए 24, नीचे बच गए 6, 6 चौक 24। कितने घंटे आ गए, 4 घंटे आपके आंसर हुए। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था इसमें रेट 2015 में, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी के बेस पे हर एक पेपर में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीएसटीसी 2018 का 17 का एक पेपर था, उसमें आपसे ये भी पूछा गया था कि 24 मिनट एक दिन में 24 मिनट एक दिन कितने परसेंट के बराबर होगी। ये क्वेश्चन में आपके सामने आया हुआ था, 24 मिनट एक दिन के कितने परसेंट के बराबर होगी, ऐसा क्वेश्चन में आपके आया था। वो भी मैं आपको करवाऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, ये आप आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। 18 उसको ना, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है भाई, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आपके सामने आंसर ऑप्शन दिया 24/25, सेकंड ऑप्शन है 10/11, थर्ड ऑप्शन है 99/100, और जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पर 68/69। अब देखो इसमें आपको अगर पूछे कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो उसका तो मैं आपको सीधा सा सटीक लॉजिक बता देता हूँ कि कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, फास्ट एंड फॉरेस्ट तरीके से आपको, ठीक है। जितनी बड़ी संख्या अगर नीचे अगर एक अंतर आ रहा है दोनों के मध्य एक अंतर आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जो सबसे छोटी होती है ऊपर वाली वही सबसे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जो सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, देखना आएगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके आगे एक एक बिंदु लगा दो, सबके आगे एक एक बिंदु लगा के आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। एक नहीं तो दो लगाओगे, अगर एक से सोल्व नहीं बेटर तो 2 भी आप लगा सकते हो। हाँ जी, देखो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का एक एक क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, और एक एक बिंदु लगा देंगे सबके आगे ना, ठीक है। ये आपको एक लॉजिक बताया, मैं बता रहा हूँ एकदम इजी तरीके से कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये फास्ट अपने को पता कैसे लगेगा कि कौन से होगी, ठीक है। अगर मैं 25 का भाग 240 में दूंगा तो 25 9 कितना हुआ, 225 कितने बार गया, 9 बार, बचे कितने 15, लगा बिंदु हो गया 150 में कितने बार गया, 6 बार, वैल्यू आ गई कितनी 9.6। अगर मैं बात करूंगा 10 की, तो अगर 100 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा, 11 9 99, बचा 1 लग हो गया 10, 10 में गया नहीं भाई, 11 9 99, बचा 1 हो गए कितने 10, 10 में जाएगा नहीं, क्या लगेगा बिंदु, फिर अपने 1 उतारे, फिर 99, फिर कितना हो गया 9, कितना गया 9.09। अगर मैं इधर भाग दूंगा तो इधर अपने तो डायरेक्ट आ जाएगा 9.9 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर भाग देता हूँ, इस साइड भाग देता हूँ, तो देखो 680 में अगर 69 का दूंगा तो 9 बार जाएगा भाई, 680 है उसमें 69 का दूंगा 9 बार जाएगा, कितने में जाएगा 9 बार, 611 के अंदर, 611 में 9 बार चला जाएगा, बच्चे कितने 59 लगा, पॉइंट हो गया 590, 590 में फिर एक बार दूंगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है 9.8। तो अब आपके सामने जो वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, तो आप बता सकते हो कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9.9, और सबसे छोटी 9.09। तो मैंने आपको ये चीज तो मैं आपको पहले बता रहा था, तो डायरेक्ट अपन करने का सबसे तरीका अच्छा तरीका बता, तो मैं आपको 24/25 ये क्वेश्चन में वापस ला रहा हूँ, वापस क्वेश्चन के ऊपर है ना, 11 99/10, और आपके पास था 68/69। कभी भी इनका डिफरेंस सेम हो, इनका डिफरेंस यदि सेम हो, ठीक है, एक अभी फिलहाल इनका जो डिफरेंस है वो सॉरी यार जहाँ पे 100 है ना, कभी भी इनका डिफरेंस यदि सेम हो, सबके बीच में एक एक अंतर है, तो होगा क्या कि जो सबसे छोटी होगी वह सबसे छोटी होगी, जो सबसे बड़ी होगी वह क्या होगी, बड़ी। तो देखो नीचे वाले का कोई मैटर नहीं है। अब एक चीज में सबसे छोटी कौन सी है, तो ये क्या होगी सबसे छोटी। अगर बात करें बड़ी की, तो ये क्या होगी सबसे बड़ी होगी। आपके सामने ऑप्शन नंबर से आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। वो सॉरी पूछा गया था सबसे छोटी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपका सबसे छोटी रहेगा।
ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 13 की, अब अपना हो गए कितने 12 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो अपना क्वेश्चन नंबर 13। अरे भाई साहब एकदम इजी क्वेश्चन है। देखना क्या दिया है, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। और जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, आपको खुद को भी शेयर रहेगी। जो ए ऑप्शन है वह दे रहा है 16 माइनस के 16 बड़े किससे, माइनस के 15 से। बी है वह दे रहा है कि माइनस के 16 है वह छोटे माइनस के 20 से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है सी दिया है माइनस के 16 बड़े है 1 से। और ऑप्शन नंबर डी माइनस के 16 छोटा है किसके, माइनस के 3 से। तो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा वापस से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका बता दो कि छोटे बड़े की कैसे पहचान मिले। ठीक है। आपके सामने ये क्या है, 0, 0 के बाद में 1 2 3 4, ये इधर इधर चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो बढ़ता हुआ क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है इधर इसका। ठीक है। अब अगर यहाँ पे -1 लूंगा, माइनस के 2 लूंगा, माइनस के 3 लूंगा, देखो जो इस साइड जाएगा वह इस साइड की संख्या बड़ी रहेगी इससे। अगर बात करूं माइनस का 3 से माइनस के 2 बड़े रहेंगे, क्योंकि जो इस साइड ये इसका क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है। जो इधर संख्या रहेगी वो बढ़ती हुई जाएगी। माइनस के 4 इधर, अगर बात करें अपने क्वेश्चन का माइनस के 16, तो एक चीज तो माइनस का 16 यहाँ पे आ रहा है, माइनस का 3 कहाँ है, देखो बढ़ती हुई जा रही है। माइनस का 3 कहाँ है, यहाँ पे, तो माइनस का 3 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये तो आपका है सही आंसर। गलत कैसे, देखो माइनस के 16 बड़े किसके, माइनस के 15 से। नहीं भाई माइनस का 15 बड़ा है किससे, 16 के, कि 15। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हुआ। माइनस के 16 बड़े माइनस के 20 से। वो सॉरी माइनस का 16 छोटा किससे, माइनस के 20 से। हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस का 16 बड़ा है। अगर बात करें माइनस की संख्या प्लस की, कभी भी माइनस की कोई भी संख्या प्लस की संख्या से बड़ी हो ही नहीं सकती। ऑप्शन पर ये भी गलत। तो राइट कौन सा रहा, ये आपका राइट रहा। ठीक है भाई। तो देखो ये गिनती वाला ध्यान रखना कि माइनस की संख्या में जो छोटी होती है वो हमेशा बड़ी रहती है बड़ी से। जहां पे माइनस का चिन्ह लग जाता है ना, जैसे अगर बात होगी माइनस के 5 है, यहाँ पे माइनस का 5 है और इधर माइनस का 4 है, पूछा जाए बड़ा कौन सा है, तो माइनस का 4 बड़ा रहेगा। ठीक है भाई। तो माइनस की संख्या में जो बड़ा होता है ना वो छोटा रहता है छोटे से। ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे रेट के अंदर। ठीक है। जो भी साइंस मैथोलॉजी पूछेंगे भाई आपके, जो जिनके सब्जेक्ट बायोलॉजी है, साइंस है ना, मैथ साइंस में उनके पेपर है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह और भी अच्छा दिया है। अब देखो अगला क्वेश्चन आप चाहो तो ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ये पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 10 12 15 18 से विभाजित होती हो। किसके से, देखो पहले आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3600, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2500, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1600, ऑप्शन नंबर डी दिया है 900। अब मैं आपको इनको उठाने का तरीका बताता हूँ। पूछा किस किस से विभाजित होनी चाहिए, 10 12 15 और 18। देखना आपको कुछ चीजें से बताता हूँ जिनसे आप निकाल सकते हो। एक चीज तो 25 है, ये जो 25 है ना, 25 किसका, यहाँ 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। और गुणज भी किसका होता है, 5 का। भाई 5 को 5 से गुणा करने पे 25 आएगा, तो अपने पास में 5 तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बनेगा 5। इसके अलावा कोई बनेगा नहीं, बनेगा तो 2500 होगा, डायरेक्ट ही खत्म कर दो। ठीक है। बात करें 16 की, 16 कब आता है अपने पास में, जब 4 को 4 से गुणा करें, फिर 2 को 8 से गुणा करें। तो न तो यहाँ पे अपने को 8 निकलने वाले, कहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे, यहाँ से भी नहीं निकलेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से सिर्फ अपने पास 4 निकल सकते हैं, 4 3 12। लेकिन ये कितना, एक ही 4 निकलेगा। यहाँ अपने को 16 बनाने के 2 4 से, तो इसका भी काम खत्म। अब कहानी अटक गई किसके ऊपर, 2 के ऊपर। ठीक है ना भाई। कहानी कितने के ऊपर अटक गई, 2 के ऊपर। आप चाहो तो इनके अंदर भाग दे लो भाई, अगर आप चाहो तो इनके अंदर भाग देके देख लो किस किस का जा रहा है नहीं जा रहा। भाग तो दोनों में जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, छोटी से छोटी संख्या। देखो अगर आप 3600 में 10 का दोगे डेफिनेटली जाएगा, 12 का दोगे 12 या 36 जाएगा। अगर 15 में इसका दोगे तो 15 को अगर आप 18 से गुणा करोगे तो 360 वैसे आ जाता है, 15 में भी जाएगा। अगर 18 की बात हो 36 मतलब इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है, ये। तो वो भाग दोनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अगर वो पूछे कि छोटी संख्या कौन सी, तो छोटी संख्या वो पूछे तो 900। अगर पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन चार में बड़ी से बड़ी कौन सी, 3600, तो 3600 से आंसर होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जो 10 12 15 18 से विभाजित, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, 900 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। आप ऑप्शन के अंदर अगर आपको तुक्का मारना भी हो, तो अगर 4 ऑप्शन है तो उनमें से आप उसी जगह तुक्के मारो जहां पे आप 2 को रिजेक्ट कर दो।
भाई अगर आप 2 को रिजेक्ट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सही होने के 50-50% चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुक्के मारने वाली बात तो थी नहीं, आपको डायरेक्ट ही देख सकते थे, 2 को तो हटा ही सकते थे आप। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे को एकमात्र इस पेपर का ये क्वेश्चन लगा है जो वाकई में कि एक साइंस मैथ का जो टीचर है वो तो बनता है, उसके लिए लाइक एक लेवल का, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बाकी मेरे को इस पेपर का उतना कुछ खास लग नहीं रहा जैसा है। देखा, अगला क्वेश्चन दिया है कि 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप सोल्व करो, फिर बाकी मैं बताता हूँ आपको ना। हाँ भाई, हो रहा है, अगर हो रहा तो कर लेना, नहीं होता तो देख लो इधर। ठीक है, तो वो कर क्या सकते अपन, इसमें एक काम यही कर सकते हैं भाई, जो 256 है, 256 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16 की पावर 16 की पावर 2 और ऊपर 0.16 की जगह 0.16, ऐसे कैसे, और 16 की पावर 0.18 की जगह 18। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना भाई, अब ऐसा लिख सकता हूँ। अब इस चीज को अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अगर कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, अगर अपने पास में ऐसा है कि a की पावर b और ब्रैकेट में c है, तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं कि 1 की पावर 20 से। ठीक है भाई, ये आपके घातांक करने के नियम है, तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ाए गए, अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 को इससे गुणा कर दूंगा, तो 16 की पावर 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18। देखो मैं साथ के साथ जो चीजें आई वो क्लियर करवाता चलूंगा। अगर घात समान हो, जैसे 1 की पावर b हो डॉट 1 की पावर c हो, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 की पावर b प्लस c। ये आपके घातांक करने के रूल है जो मैं वो साइड में बताता चल रहा हूँ। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, 16 की पावर 32 और 18 कितने हो गए, 0.50 हो गए। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई 16 की पावर 0.50। ठीक है भाई, अब जो 16 की पावर 0.50 है, क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ कि 16 की पावर 1/2। ठीक है ना भाई, अगर किसी भी चीज की पावर 1/2 हो, जैसे a की पावर यदि 1/2 है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि √a। ये बात हुई है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर का आधा होना। तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 16 रूट, और √16 का मान कितना होता है, 4। ये आपका क्या होता है, आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज समझना है तो एक बार नहीं 2 बार समझना, मैंने क्या क्या चीजें लगाई है, कहाँ से लगाई है। तो ये वाली चीज यहाँ से यहाँ अप्लाई किया मैंने, ये वाला सूत्र। अगर बात हो ये वाला, तो ये वाला मैंने यहाँ यूज किया है, और ये वाला तो मैंने यहाँ यूज किया है। 3 चीजें घातांक करने की बेसिक छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर आधारित है क्वेश्चन। अगर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, 800 नंबर 4, इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए में था 4। ठीक है भाई, आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, जब तक आप इसे एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार आप देख लो। ठीक है, हो गया भाई। देखो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। देखना क्वेश्चन में अगले अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसकी कैलकुलेशन मत करो। अनुपात समानुपात की कभी भी किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन मत करो, ओनली फॉर उसके ऑप्शन के ऊपर जाओ। किसके ऊपर जाओ, ऑप्शन के ऊपर जाओ, बड़ा ही मजा आ जाएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है कि 2 संख्या है, किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में। इनका जो रेशो है वो कितना है, 3:4 है। जो एलसीएम बनाऊंगा, एलसीएम है वो उसका है 84। कितना 84, तो पूछा है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, और उसके ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 28 और ऑप्शन नंबर डी 84। देखना मैं आपको ऐसे तरीका बताऊं जिस क्वेश्चन से आप आंख में इसके इसको आगे, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए पेन भी नहीं होता, डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक करोगे। सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, उनका जो रेशियो है वो कितना, 3:4 है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली तो क्या होगी
छोटी होगी और ये वाली क्या होगी, बड़ी होगी। ये चीज कंफर्म है। तो एक चीज होता है, पूछा क्या है, बड़ी संख्या। तो कहने का मतलब है कि उसका अनुपात कितना है, 4। मतलब उसमें 4 का तो भाग जाना ही चाहिए। कितने का भाग जाना चाहिए, 4 का। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, क्योंकि इसमें 4 का भाग जा ही नहीं रहा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे एक ऑप्शन और रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करना सिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। ये इनके मध्य डिफरेंस है 1 का। कितने का डिफरेंस है, 1 का। अगर मैं 4 को 84 के बराबर मानता हूं, अगर मैं 4 को 84 के बराबर मानता हूं, तो अगर मैं 84 में 4 का भाग दूंगा 21, तो एक संख्या तो आई 84, दो से कितने 63। 21 और 63 का एलसीएम निकालूंगा तो 84 आएगा नहीं, इसका भी काम खत्म। ठीक है भाई, दोनों का काम खत्म। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने हो कौन कौन से सकते हैं, वो देखो मेरे पास सुनो। आपके सामने हो सकता है कितना, ये 24 और 8। अगर मैं 4 के बराबर 24 मानता हूं, इनकेस ऑप्शन नंबर बी के ऊपर जा रहा हूं, अगर मैं 4 के बराबर 24 मानता हूं, अगर मैं 4 यूनिट बराबर मानता हूं 24, तो यहां से मेरे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, 6 आएगी। और अगर मैं बात करूं 3 यूनिट की, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की 6, तो 6 3 कितनी आ जाएगी, 18। अगर मैं 18 और 24 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में 84 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल। आई ना बात समझ में? ये भी क्या हुआ, कैंसिल। बचा क्या अपने पास में 28। क्लिक करो, आंसर सही भाई, बचा क्या 28। अब देखो संख्या की बात करें तो संख्या कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। संख्या कैसे बनेगी वो देखो। अगर अपने पास में 3 और 4 है, 3 अनुपात 4 है, और 84 में क्या दे रहा है, भाग दे रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा करो कि भाई 84 4 के बराबर कितना रखा आपने, 28, तो 3 के बराबर कितना हुआ आपके 21। भाई 4 बराबर 28, तो 3 बराबर 21, 21 चौक 84, 28 दिया 84, मतलब काम फिट है। इसका काम फिट है ना भाई, इनको क्रॉस को ना करते क्या आना चाहिए, 84 आना चाहिए एलसीएम। इनका काम कितना हो गया, फिट। ठीक है, इधर देखो इनको क्रॉस गुना करूंगा, दोनों से गुणा करते कितना आएगा, 84 आएगा। ये इनका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन से ही आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला है, और कई बार पूछा भी यार, आगे पूछा जाएगा। क्वेश्चन दे रहा है कि एलसीएम लेना। अब आप सोच रहे हैं यार एलसीएम तो बहुत इजी आएगा, बिल्कुल बहुत इजी है। उसने पूछा कि एलसीएम लेना, वो संख्या दिया है भिन्न में। ठीक है, तो पहली भिन्न थी उसकी 3/4, और दूसरी भिन्न थी 2/9, 5/9, सॉरी 5/6, और फिर क्या थी 4/27। इनका क्या लेना था आपको, एलसीएम। एलसीएम लेना है इनका। कभी भी देखना, अगर फ्रैक्शन टाइप की अगर आपके सामने ये चीज आती है, कभी भी क्वेश्चन आया उसमें फ्रैक्शन टाइप क्या जाए, फ्रैक्शन, तो उसमें होता क्या है कि ऊपर वालों का मैथ्स है, जो भिन्न होता है ना उसका ऊपर वाले भाग क्या बोलते हैं, अंश। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अंशों का, तो क्या लेना आपको, लव मैथ्स। और अगर बात करें नीचे अंशों को हरो क्या रहना, ठीक है। ये किसकी है, यहाँ पे लिखता हूँ भिन्नों का। ये मेरी यार हिंदी तो बड़ी कमजोर होती जा रही है। भिन्नों का लसब है, मतलब एलसी। ठीक है, अच्छा अंशों का वैसे 1 2 5 4। अच्छा इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कोई कॉमन नहीं आ रहा, मतलब जिस संख्याओं को कॉमन लिया तो उनमें एलसीएम क्या हो, एचसीएफ क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ऊपर तो आ जाएगा एक, इनका मैसेज मिलेंगे। मैसेज का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं क्या कर रही हो, विभक्त कर रही हो, विभाजित कर रही हो। तो देखो 1 2 5 4 में ऐसी कौन सी संख्या जो भाग जाता हो, एक के अलावा किसी भी संख्या के में सभी भाग नहीं जाता, क्या हो गया, एक आ गया। ठीक है, अगर लसा की बात में 3 9 6 3 9 6 27, तो ऐसे वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो देखो सबसे पहले पर फिर करूंगा 27। 27 में 27 का जाता है, 9 का जाता है, 3 का जाता है, लेकिन 6 का नहीं जाता है। तो 27 का 2 गुना कितना, 54। 54 में 3 का, 6 का, 9 का, और ये 27 का जाता है 3 का 1 गुना 54। डायरेक्ट 1/54 आपके सामने जो ऑप्शन था इसका, ऑप्शन नंबर 1 था 1/54, जो आपका सही था। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बिग्नू का अगर लहर से मत लेता। अगर कोई बोलेगा मेरे को ऐसा ये कैसे लिया, चौन के साथ में चौन की डिटेल बता दे तो कैसा है, 3 9 6 27। लहर से पहले भाई 1 का भाग 2 का भाग देंगे,
2 का 3 बार, इधर 9 एज इट इज, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 27, क्योंकि 2 का बार दूसरा 6 में जाएगा ना, 6 में जाकर कितने बार गया, 3 बार गया। फिर अगर मैं बात करूँ 3 का दूंगा तो 1 3 1, फिर जाएगा 3 का तो 1 1 1 3, फिर 3 का जाएगा 1 1 1 1, 3 एकम 3 3 3 9 9 3 27 27 2 54 54, यहाँ से फिर यहाँ आगे, यहाँ पर क्या हो गया आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एवरेज से था। अगला क्वेश्चन क्या है देखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है कि 3 संख्या है जिनका औसत कितना है, 7 है। 3 संख्या का औसत कितना है, 7 है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। भाई 3 संख्या है जिनका औसत क्या है, 7 है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा लगा रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी मान लो ना, तीनों संख्या क्या मान लिया, a b और c, ये मान लिया। ठीक है, अगर इनका औसत, देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अब औसत दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है राशियों की संख्या कितनी, औसत कितना है, 7, औसत देखना 7 लिखा मैंने। ठीक है, संख्या कितनी, योग अपने को पता नहीं तो योग मैंने s मान लिया, इनका सभी का योग कितना है, s मान लिया, s मतलब सम मानना है। ठीक है, और संख्या कितनी है, 3 है, तो क्रॉस करूंगा तो मतलब इन तीनों का योग कितना हो गया, 21। तो यहाँ पे आगे मेरे पास में 21 बराबर क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया, 21। तीनों का योग कितना हो गया, 21 हो गया। फिर बोल रहा है पहली 2 संख्या का औसत 4 है, प्रथम 2 संख्या, प्रथम 2 संख्या का औसत 4 है, मतलब अगर औसत 4 है तो s1 मान रहा है, 2 संख्या का औसत 4, संख्या 2 है तो 2 है, s1 बराबर कितना है, 8 है, मतलब a प्लस बी बराबर कितना है, 8 है। मतलब प्रारंभ की जो 2 संख्या उनका योग कितना 8 है और तीनों का योग कितना 21 है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बराबर आप डायरेक्ट ले लो 21 माइनस 8, बोलो तो 13 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था आपका, बी में ऑप्शन नंबर 13 दे रखा था, 13 सही था। ठीक है भाई, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या होता है, औसत होता है। देखो 3 संख्या का औसत कितना है, 7 है, तो 7 ही इसका हो गया, उनका वो योग हो गया, मतलब तीनों संख्या को 21 है। अगर बात की दूसरी लाइन दे कि 2 संख्या है, प्रथम 2 संख्या उनका योग औसत कितना है, 4 और 4 2 8, मतलब प्रथम 2 संख्या उनका योग 8 हो गया, तीनों का योग 21 है, तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक हो जाएगी 21 माइनस 60 बोले तो 13। ठीक है भाई, इसको चालू फिर अगला क्वेश्चन करते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक कार, देखना अगला क्वेश्चन, एक कार 25,000 2,50,000 में खरीदी गई। अगला ये है, एक कार है जो 2,50,000 में खरीदी गई है और 3,48,000 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एकदम इजी, एकदम हलवा है, इसको चाहो तो बिना चम्मच के ही चाट सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज आपके सामने 2,50,000 में खरीदी जा रही है, कितने में, 2,50,000 में खरीद रहा है, मतलब इसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, बोले तो क्रय मूल्य क्या आ गया आपके पास में, 2,50,000 आ गया। बेच कितने में रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य 3,68,000, कितने बेच रहा है, 3,68,000। तो देखो माइनस कर दो आप, एसपी माइनस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये इसके बराबर क्या आता है आपके पास सामने, लाभ। मतलब जितने में वस्तु बेच रहा हूँ, यदि मैं 100 रुपए की वस्तु खरीद करके अगर मैं 120 से बेचता हूँ तो 120 तो क्या विक्रय मूल्य होगा, 100 रुपए मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य। यदि मैं 120 में से 100 घटाऊं, मेरे पास में 20 आएगा, वो क्या आएगा, मेरा लाभ आएगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि मैं 3,48,000 में से 2,50,000 घटाऊंगा तो मेरे पास में आएंगे 58,000 रुपए, क्या हो गया मेरा लाभ। लेकिन उसने लाभ थोड़ी ना पूछा, उसने पूछा लाभ प्रतिशत। और एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा कमियां वर्दियां फिर लाभ प्रतिशत जो ज्ञात होता है तो हमेशा प्रथम मान के ऊपर ज्ञात होता है। प्रथम मान जो क्रय मूल्य है, इसका जो प्रथम मान क्या था, क्रय मूल्य। देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका सीपी बटा, ओ सॉरी, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ कितना आपके सामने 98,000, क्रय मूल्य आपके सामने कितना है 2,50,000 और गुणा में 100। देखो
तीन बिंदु से तो तीन बिंदु इज्जत के साथ कट गई, इधर से ये बिंदु कटी, इधर 10 है, इधर 2 आ गया, इधर कितना गया 5 है, ये इससे कटे, उसको 5 को बचा लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। 98 को यदि मैं 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 196, कितना कि 196 यदि 5 का भाग दूंगा तो 39 पंजे कितना होता है, 39 पंजे 95, तो 39 बच के 3 हो गया, 30 में 6, 39.6% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर आपको दे रखा है आपके सामने 39.6, सॉरी 39.1 बचेगा, 10 में 2 बार जाएगा, 39.2 ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी कोर्स क्या हो जाएगा आपका। चलो करना कुछ नहीं था, बस लाभ निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है 19 नंबर का, वो देखो क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 144 पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। भाई 144 पेन बेचने पर राम को कितना होती है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 144 पेन, माना कि एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य, ये क्वेश्चन देखो अगर कोई मेरा स्टूडेंट देख रहा है उसको अच्छे से याद आ जाएगा। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस करवा तो इस तरह एक नहीं, 3 नहीं, 10 बार क्वेश्चन सोल्व करवाया है मैंने, अच्छे तरीके से सोल्व करवाया ना। अगर बात देखो ये क्वेश्चन में यही देखना कि 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमेशा क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 1 मानेंगे। एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1 रुपए, कितना हुआ 1 रुपए, देखना अच्छे से समझना। तो 144 पेन, 144 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144 रुपए हो गया। फिर हानि क्या बोल रहा हूं, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि, तो 6 रुपए की क्या हो गया आपके सामने हानि, ये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य, क्या हो गया विक्रय मूल्य। एक चीज का ध्यान रखना आप अच्छे से, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि, या फिर लाभ हो तो विक्रय मूल्य माइनस हानि, ये क्या होता है क्रय मूल्य बराबर होता है। ये सिंपल सी बात आप भी समझ सकते हो। अगर मैं 100 रुपए की वस्तु है, अगर मैं 80 रुपये बेच रहा हूँ तो 20 रुपये की मेरे को हानि हो रही है, मेरा क्रय मूल्य याद करूँगा तो क्या करूँगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ूंगा। और अगर वही 100 रुपये की वस्तु अगर मैं 120 में बेच रहा हूँ तो मेरे को 20 रुपये का लाभ होता है, तो 120 माइनस 20 करके वापस 100 के ऊपर आऊंगा तो क्या होगा, वो लाभ में घटाएंगे, हानि में जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो मेरे को क्रय मूल्य अगर मैं यहाँ से निकाला था तो क्रय मूल्य क्या दे दो, विक्रय मूल्य कितना है 144 प्लस हानि कितने है, तो टोटल कितना हो गया 150 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपये, हानि कितने 6, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये से 2 बार, ये से 3 बार, डायरेक्ट 50 से घटा, ये से 2 बार, ये 2 गुणा 2 कितना है 4%, स्वाहा आंसर आपके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, मतलब पेपर जो 20 क्वेश्चन आए ना, 20 में से 3-4 क्वेश्चन नो डाउट अच्छे ले गए थे, बाकी एकदम हलवा था, बिना चम्मच के खा सकते थे आप उनको ना, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सामने एक क्वेश्चन और था, वो ब्याज का था, वो सही कहा गया, हाँ ये रहा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से आता है कि साधारण ब्याज किस दर पे किसी धन का 10 वर्ष में ब्याज का उस धन का 2 बटा ब्याज उसने के 2 बटा 5 गुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको कभी भी ऐसी चीजें है ना सामने, उनको सोल्व करने का अच्छा सा एकदम लॉजिक तरीका बताता हूँ मैं, ठीक है भाई। करें शुरू। देखो क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको अच्छे से रटा रखा, ऐसा अगर कोई बंदा मेरे से पढ़ा है तो एक अच्छी तरह जानता होगा, RT बराबर ऐसा है, मतलब रजनीगंधा तुलसी, आर का मतलब रजनीगंधा, टी का मतलब तुलसी। जो लड़के रजनीगंधा तुलसी खाते हैं उनके लिए एकदम फेवरेट चीज है रजनीगंधा तुलसी का, जैसा स्वाद है वैसा ही स्वाद आपका सरल ब्याज में आएगा। रजनीगंधा तुलसी बराबर क्या हो जाता है, अपना साधारण ब्याज हो जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर आप चूना मिला देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। रजनीगंधा तुलसी देखो आर, इसका जो आर का मतलब है वह क्या हो जाता है आपका दर हो जाता है, टी का मतलब क्या हो जाता है आपका समय हो जाता है। अच्छा आपको दिया गया कि उसका ऐसा ही धन का 2/5 हो जाता है। देखो आर रेट दिया नहीं, इसलिए आर की जगह आर, टाइम दिया उसने 10 वर्ष,
ऐसा ही दिया है 2/5, 2 की जगह 2, 5 की जगह 5। ठीक है, कर दो उसका काम। करेंगे क्या, आर यही रहेगा, ये नीचे जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने भाई 2/5 हो रहा है ना भाई, तो 2/5 हो, आर बराबर कर दो आप, 1 मिनट। करते क्या है कि देखो ऐसा ही ना टाइम में हमें प्रतिशत भी लगता है यहाँ पे, ये क्या आपका प्रतिशत है, आर प्रतिशत है टोटल, आर प्रतिशत में है ना रेट, तो आर की जगह यहाँ के रेट साथ में जरा आर परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, और गुणा भी 16% के हिस्से का। ठीक है, तो 2/5 की जगह 5 गुना 10 गुना 100, 10 पंजे 50, 2 गुना 2 कितना है 4 आ गया। इस चीज को एक बार मैं वापस बता रहा हूँ शुरू से किस प्रकार है, एक बार आप समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही बराबर आर टी होता है, कैसा लगता है एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो गया बीच में उधर गया। तो देखो आर गुना टी, एक सिंपल फॉर्म में जहाँ पे प्रतिशत का यूज एस आर टी बराबर क्या होता है एस आई। ठीक है, आर का मतलब प्रतिशत का चिन्ह के उधर जाएगा, इधर 100 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो रेट की जगह आर दिया नहीं, टाइम दिया 10 वर्ष, ऐसा कितना था 2/5 गुणा में 100, आर की जगह आर तो क्या हो गया 200, ऊपर तो आगे कितना 2 गुना 100 कितना आ गया आपके सामने 200, नीचे क्रॉस 10 गुना 5 कितना आ गया 50। देखो ये वाली चीज यहाँ गुना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इससे कटा 4% आपका क्या हो गया आंसर की जो दर होगी बाकी होगी 4% आपकी दर हो जाएगी। ठीक है भाई, ये था आज का अपना जो 2015 का पेपर है। अपन इस पेपर को एकदम इजी टू मॉडल कह सकते हैं, मतलब जो 20 क्वेश्चन थे ना 20 में से 5 क्वेश्चन आपके नो डाउट एक अच्छे लेवल के थे, बाकी एकदम हलवा था जिसको आप बिना चम्मच के खा सकते थे। ठीक है, और आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो इस वीडियो को उतना ज़्यादा करो, क्योंकि मैं भी यही देखूंगा जितना ज़्यादा शेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके नए नए पेपर का सोल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो भी मैं आपके रिट साइंस मैथ के स्पेशली रिट साइंस मैथ के सभी पेपर्स का मैं सोल्यूशन डालूंगा। ठीक है, 2011 से लेकर 2018 तक लगे लास्ट टाइम तक सारे पेपर्स का सोल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा, एक एक करके 5-7 दिन के गैप से आते रहेंगे आपके सामने। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। आपका जो मैंने आज जो पेपर खत्म किया जो रिट 2015 है ना भाई, रिट 2015 था, और साइंस वाला यह पेपर था जो मैथमेटिक्स के हमने करवाया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।